नाजरीन, नेपाल में रेवोल्यूशन आई है और ये रेवोल्यूशन लाई गई है जेन जी की तरफ से। जेन जी यूथ के फैक्टर को कहा जाता है, स्पेशली जो लोग ये 21st सेंचुरी में पैदा हुए हैं 2004 के बाद, उनको जेन जी कहा जाता है क्योंकि इस जनरेशन में सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई हैं। इसी जनरेशन में ये सोशल मीडिया का इमर्ज हुआ है। इसी जनरेशन में जो जितना भी वर्ल्ड में चेंजेस आई हैं वो पिछली एक सेंचुरी निकाल लें और ये 20 साल निकाल लें तो इन 20 सालों में दुनिया में ज़्यादातर चेंजेस आई हैं पिछली पूरी सदी को मिला के। अब नेपाल में ये जो रेवोल्यूशन आती है इसको जेन जी के साथ जोड़ा जाता है। नेपाल में कि गवर्नमेंट की जानिब से सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाता है, सोशल मीडिया बंद किया जाता है। उसके बाद लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे निकल आते हैं और लोगों में ज़्यादातर जो तादाद होती है वो यूथ की होती है, वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। ये बात शुरू होती है 8 सितंबर से और ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ये बेसिकली सिर्फ सोशल मीडिया के बैन की वजह से नहीं किए जाते, अगरचे यही बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के बैन की वजह से जो नेपाल में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया है। अगर हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करें तो इसके डिफरेंट कॉजेज हैं, जिसमें नेपाल में बढ़ती हुई करप्शन, फिर सियासतदानों का निपोटिज्म, सियासतदानों के जो बच्चों की लग्जरी लाइफ स्टाइल का सोशल मीडिया पर आना जो कि उनकी यूथ को डिप्रेस करता था, उसके साथ साथ जो बढ़ती हुई पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो नेपाल का था वो 20.1% से भी ऊपर जा चुका था। जब ये सारे फैक्टर्स आपस में मिले तो कोई एक ट्रिगर चाहिए था। पहले ही सिचुएशंस तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी नेपाल में। नेपाल की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी तारीख बहुत ही तवील है और हमेशा से नेपाल पॉलिटिकल इंस्टेबल रहा है। ये जो रेवोल्यूशन आई है ये आनी ही थी और ये इस तरह की चीज़ें नेपाल में हैपन होती रहती हैं। कभी वो मोनार्क से डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट होते हैं, कभी डेमोक्रेसी से कोई नया सिस्टम लेकर आते हैं और आप दोबारा वो बातें कर रहे थे कि ये डेमोक्रेसी से हम तंग आ चुके हैं, हमें मोनार्क का सिस्टम भी बेहतर है। और अब तो दुनिया में ये भी डिबेट इमर्ज हो रही है कि क्या डेमोक्रेसी वाकई ही लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करती है या फिर जो अरिस्टोक्रेसी या फिर कोई हाइब्रिड निज़ाम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में जिस तरह का इनकलाब लाया गया उसके जो मनाजिर थे वो काफ़ी हौलनाक थे। वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से घसीटा गया, फाइनेंस मिनिस्टर के कपड़े तक उतार दिए गए, बरहना कर कर उसको गलियों में घसीटा गया। उसके बाद एक्स जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बेगम को इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में कत्ल ही कर दिया गया। उसके अलावा मिनिस्टर्स और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये एहतजाज नहीं था। नेपाल की जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो उनकी 4 सब रूट्स हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों पार्टीज के खिलाफ ये एहतजाज था, यानी कि स्टेटस को के खिलाफ बेसिकली ये एहतजाज था। इसकी जो मेन रीजंस थी वो करप्शन भी थी और निपोटिज्म, जो सियासतदानों की और जो उनकी एलीट थी उनके बच्चों की सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल, लैम्बोर्गिनी के साथ पिक्चर्स और फिर फॉरेन टूर्स, जो कि उनकी जो यूथ था उनमें एहसास कमतरी ला रहा था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.1% से भी बढ़ गया था। उसके अलावा जो उनके पास जॉब्स थी नहीं नेपाल में और उनकी 7 लाख नौजवान एक साल में दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो चुके थे और वो नेपाल को छोड़ चुके थे, जहाँ पर यूथ मुल्क छोड़कर जा रही थी। और उसके साथ साथ तो रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान जो नेपाल के सिटीजन्स थे उन्होंने अपने आप को एज अ वॉर के अंदर बेचा, एज अ रशियन सोल्जर्स बन के काम किया और जिसमें वो अप्रोक्सीमेटली उनको माहाना $5,000 मिलते थे, जो नेपाली करेंसी के मुताबिक 5 लाख से ऊपर हो जाता था। यानी कि वो रशिया जाते थे, वहाँ पे रशिया आर्मी में भर्ती होते थे एज अ सोल्जर और वो लड़ते थे। यानी कि वो इस सिस्टम जो आज से कोई 16वीं 17वीं सदी में था, जब रेवोल्यूशन आती थी, जब एम्पायर्स थी, तो तब जब जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था या तो वो स्लेवरी के तौर पर बाजारों में बिका करते थे या फिर वो किसी भी राजा का गुलाम बन जाते थे और फिर वो जंगे लड़ा करते थे पैसे के लिए। यानी कि ये वाली सारी कंडीशन थी नेपाल में। और उसके बाद जो बबल बरस्ट हुआ वो सोशल मीडिया बंद करने की सूरत में हुआ। अब सोशल मीडिया यहाँ पर डबल सॉर्ड है, हमें पता है इसकी जहाँ पर नुकसान आते हैं तो फवायद भी हैं। आप सोशल मीडिया पर लोगों को लगाकर चुप कर आके बिठा भी सकते हो कि वो चुप करके सोशल मीडिया पर रेवोल्यूशन लाते रहें और कोई काम ना करें। फिर आपने सोशल मीडिया बंद किया तो आपको नजर भी आ गया कि जब सोशल मीडिया आपने लोगों ने बंद कर दिया तो उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। और सोशल मीडिया बंद करने की जो रीजंस बताई गई नेपाल गवर्नमेंट की वजह से, 2023 में नेपाल गवर्नमेंट ने कहा कि ये तमाम जो एप्स वर्क कर रहे हैं नेपाल के अंदर इनको लीगलाइज कर लिया जाए।
टिकटॉक के अलावा किसी ऐप ने इनको लीगलाइज नहीं किया, तो उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब ऐप्स को क्लोज किया गया और उसके 5 दिन के अंदर अंदर ही 8 और 9 सितंबर को फिर ये मैस, ये यूथ, जेन जी जिसे कहा जाता है, जिसका इंटरनेट के बगैर गुजारा ही नहीं, उसको जब इंटरनेट से दूर किया गया तो उनका साबिया एक्टिवेट हुआ। साबिया इब्ने खल्दून की थ्योरी है जो कि यूनिफिकेशन का कहती है कि आपको ट्रिगर करने के लिए एज अ नेशन कोई हो, कोई कस्बे के लोग हों, कोई सोसाइटी के लोग हों, उनको जब कोई एक कॉमन काज मिल जाता है फाइट करने का, फ्रीडम का, तो फिर उनका असाबिया एक्टिवेट हो जाता है। उसी तरह नेपाली जो यूथ थी और जेन जी थी, उनका असाबिया एक्टिवेट हुआ, सोशल मीडिया रीजन बनी और फिर वो चढ़ दौड़े। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी आग लगा दी, पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, मीडिया के दफातर को भी आग लगा दी, मीडिया को भी उन्होंने कवरेजेस बंद करवा दी। उन्होंने फिर अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी घसीटा, फॉरेन मिनिस्टर को भी घसीटा, इंटीरियर मिनिस्टर को भी घसीटा, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेगम को भी कत्ल कर दिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पर भी हमला किया। यानी कि ये जो इनकलाब था ये किसी सियासी शख्सियत के लिए नहीं था, ये उन्होंने सबको ही रौंद डाला। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के खिलाफ ये इनकलाब है, हम इस सिस्टम को ही नहीं मानते, और उन्होंने पूरी नेपाल का जो सेटअप है उस सारे सेटअप को चेंज कर दिया और बदल के रख दिया। अब यहाँ पे 2-3 आर्गूमेंट्स रन होंगे कि स्पेशली 2022 के बाद से जो सिचुएशंस हो रही हैं इस खित्ते में, तो ये काफ़ी संगीन है और इसको कुछ लोग रेवोल्यूशंस का नाम देते हैं, कुछ लोग इंस्टेबिलिटी का नाम देते हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यही सिचुएशन बनी, फिर हम अगर बांग्लादेश की 2024 में बात करें तो ये सिचुएशन बनी, और अब ये हमें तीसरा मेजर केस देखने को मिला है हमारे अपने रीजन में, जहाँ पर नेपाल में ये रेवोल्यूशन आई है। और क्या ये सिलसिला रुकेगा? और अब तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो इंडिया में मोदी की हुकूमत है उसके खिलाफ भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और मोदी के खिलाफ भी जो उनकी पब्लिक है उनके सेंटिमेंट्स इस वक्त बढ़े हुए हैं, और कोई एक ऐसा ट्रिगर चाहिए तो वहाँ पर भी इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। जब भी किसी रीजन में कोई रजीम चेंज होता है, कोई रेवोल्यूशन आता है, तो सबसे पहला शक जाता है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे जाता है, क्या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर इन अमेरिका की माजी की बात करें तो हमेशा से अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, हुकूमतों को ट्रॉपल करता रहा है, अपनी मर्जी की हुकूमतें बिठाता रहा है, स्पेशली जो वीक कंट्रीज थे वहाँ पर अपनी मर्जी के बंदे लाकर उनको कंट्रोल करता रहा है। जैसे 2024 में शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो तब भी इल्ज़ाम शेख हसीना वाजिद ने लगाया कि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व था मेरी हुकूमत को घर भेजने में। अगरचे उस बयान में इतनी ज़्यादा पावर नहीं, क्योंकि वो एक तो इंसिडेंट पेश आया जो बाइडन एरा में, और जो बाइडन इटसेल्फ बहुत वीक प्रेसिडेंट एंड आखिरी दिनों में हो चुके थे, और उसके साथ साथ जो नई रजीम आई है उसके अमेरिका से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ है। तो फिर इससे ये साबित होता है कि कोई अमेरिका को उस नए रजीम से कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, बल्कि उनके तो इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए जो शेख हसीना वाजिद के दौर में ज़्यादा अच्छे थे, और चाइना के साथ उनके टाइज अब मज़ीद बढ़ रहे हैं। और अब इस तरह नेपाल में भी एक ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मौजूद है। हाँ, नेपाल में भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, सीए की इन्वॉल्वमेंट रही है, सीए का एक प्राइवेट एजेंसीज के साथ वहाँ पर नेटवर्किंग भी है नेपाल के अंदर। लेकिन नेपाल का प्रॉब्लम बहुत पुराना है। नेपाल में 1952 में मोनार्की ख़त्म की और एक मूवमेंट चली, डेमोक्रेसी में आए। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं नेपाल की, ताकि आपको समझ लग जाएगा कि नेपाल में एक्चुअली हो क्या रहा है। जब 1952 में ये डेमोक्रेसी की तरफ आए तो 10 साल डेमोक्रेसी चली, फिर 1962 में इन्होंने एक निज़ाम को ट्रॉपल किया, एक नया निज़ाम लेके आए जिसको उन्होंने पार्टी लेस निज़ाम नाम दिया, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। फिर वो निज़ाम 30 साल तक चला, फिर एक सोशल मूवमेंट चली, तो फिर 1992 में डेमोक्रेसी में आए, 4 साल तक वो डेमोक्रेसी चली, 1996 में फिर ट्रॉपल हुई, फिर एक तरह से एटोक्रेसी वहाँ पे आ गई, और फिर 2008 में दोबारा से उनकी मूवमेंट्स चली तो वो डेमोक्रेसी की तरफ दोबारा आए, और 2008 से लेकर 2025 तक यानी कि तकरीबन 17 सालों के अंदर 13 वज़ीर आज़म बदल चुकी हैं और 13 हुकूमतें घर जा चुकी हैं। अब ये जो केपी शर्मा साहब हैं, ये 2018 में इलेक्शन जीत के आए, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे, उस वो अलग डिबेट है, लेकिन वो इलेक्ट होकर आए। 2019 में घर चले गए, 2022 में फिर आए, फिर घर चले गए, अब 2024 में आए, और अब 2025 में दोबारा उनकी गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लिया गया। यानी कि जिस मुल्क में 13 सालों में 8 हुकूमतें बदल गई हों और 8 वज़ीर आज़म बदल गए हों, तो अब हर हुकूमत को तो अमेरिका या CIA घर नहीं भेज रहा। ये नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स हैं, जैसा कि हमने पिछले आपको बताया कि 1952 से लेकर 2025 तक इनकी सिचुएशन सेम ही है। एक निज़ाम आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, फिर कोई नया निज़ाम ले आते हैं। इसी तरह
हुकूमतें तब्दील होती हैं, इसी तरह कोई स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ है कि आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाए जिसके तहत आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं, डेवलपमेंट के काम हो तो ताकि आवाम को भी सुकून मिले और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सुकून मिले।